हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु प्रयास आईएएस एकेडमी में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की ये जो क्लास है वो डेडिकेटेड है ऐसे तमाम बीपीएससी और यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें निबंध लेखन या एसे राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। और आज इसका एक नमूना यानी जो प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का जो प्रॉपर सोल्यूशन होगा, इसकी एक जबरदस्त वाली क्लास आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसमें कि एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारा नेविगेटिंग हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी हमारे भारतवर्ष में हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है और उसी रिफॉर्म के ऊपर आज हम लोग नेविगेट करने वाले हैं। आज हम लोग उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं, चलने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं इस टॉपिक में क्या कुछ इससे में लिखा जाए, कैसे इसके निबंध की शैली होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्ट्स जोड़े जा सकते हैं, कैसे इसका इंट्रो आएगा और कैसे इसका कंक्लूजन आएगा, ये सारी विषयों के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जो तस्वीर है कोविड-19 की। जैसे ही मैं ये शब्द बोलूंगा आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे और उसका कारण यह है कि इसने बहुत रुलाया है और पिछले 2-3 सालों में इसने जो तबाही मचाई है पूरी दुनिया में, वो तबाही का असर जो है वो आने वाले कुछ और सालों तक जरूर रहेगा। लेकिन हां, एक चीज गौर करने वाली है। आज अगर हम लोग बात करें इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में, तो आप जानते हैं कि यहां बहुत तरह की समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहली समस्या तो यह है कि आज इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को देख के यह लगता है कि शायद यह अमीरों के लिए बना है, यह गरीबों के लिए तो है ही नहीं। वहीं अगर आप बात करें यूरोपियन नेशन की या अमेरिकन नेशन की, तो वहां पे सरकार की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो हैं वो आम लोगों तक बड़े आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से पहुंचते हैं। परंतु ये सुविधाएं भारत में अगर आप बात करें तो बहुत ही खराब है। आप जाके किसी सरकारी हॉस्पिटल में नमूना देख सकते हैं। परंतु फिर यहां से एक शॉक करने वाली बात आती है, बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात आती है कि जब कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला ना, तो जो असर आपको द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोप में देखने को मिला, वैसा असर आपको इंडिया में देखने को नहीं मिला। जो परसेंटेज ऑफ डेथ थी वो इंडिया में यूरोपियन नेशन या फिर आप अमेरिका के कंपेयर में कम थी। तो ऐसा कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हो पाया, जबकि इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर तो बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। फिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है कि इतनी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में, जहां की जनसंख्या इतनी है कि एक छोटी बीमारी भी पूरी तरीके से बर्बादी ला सकती है, और ऐसी कंट्री में इतनी बड़ी महामारी ने जो है वो इंपैक्ट नहीं दिखाया जो कि बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन में जिस बीमारी ने ये कोहराम मचाया था। तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन थे। एक तो की अर्ली राइज, क्योंकि इंडिया पहले जागा, उसने प्रिवेंशन मेजर्स जो है वो पहले से लिए, ये एक बहुत बड़ा कारण था। हालांकि एक नेगेटिव इसका पहलू यह भी है कि बहुत सारे डेटा जो है वो हाइड किए गए होंगे, छुपाए गए होंगे, लेकिन ऐसा तो हर एक नेशन के साथ हुआ, यूएस के साथ भी, यूरोप के साथ भी, चाइना के साथ भी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनके बारे में शायद आज जान लेना बहुत जरूरी है। परंतु मैं फिर से बता दूं कि हमारा टॉपिक था रिफॉर्म्स इन हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया में हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म की क्या जरूरतें हैं, कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं, क्या चीजें बेहतर करी जा सकती हैं, ये सब के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले इसके इंट्रो के बारे में बात करें। India's journey towards overhauling its healthcare system is akin to steering a vast ship through the murky waters of demographic diversity and economic disparities. आज इंडिया में अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करने की बात करें तो इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक जहाज जो समुद्र की बेपरवाह लहरों के बीच में जो है वो फंस चुका है। कुछ इसी तरीके के हालात जो है वो इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के हैं। विद अ बर्जनिंग पॉपुलेशन, अब जैसे जैसे आप देखिए, एक तो जनसंख्या विस्फोट हो रही है, हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हो रही है। आज भारत जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे बैठा है, किसी पॉजिटिव रीजन के चलते नहीं, एक नेगेटिव रीजन के चलते, जहां पे गरीबी दर जो है वो इतनी ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन थमने का नाम नहीं ले रही है, जनसंख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को हेल्थ केयर बेनिफिट पहुंचाना सरकार के द्वारा सोचिए कितना बड़ा टास्क हो सकता है।
और इसी की बात आप इंट्रो में करेंगे कि विद अ बर्जनिंग पॉपुलेशन द चैलेंजेस ऑफ प्रोवाइडिंग इक्विटेबल हेल्थ केयर आर मैनिफोल्ड येट द ड्राइव फॉर रिफॉर्म हैज बीन रिलेंटलेस। फिर यहां से आप यह समझो कि जैसे ही इतनी बड़ी जनसंख्या को हेल्थ केयर बेनिफिट पहुंचाने की बात आती है, इसका यह मतलब है कि सरकार के द्वारा और हमारी मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रयास होने चाहिए वो रेलेंटलेस प्रयास होने चाहिए, यानी बिना थके निरंतर उसके ऊपर हमें मेहनत करनी होगी, प्रयास करने होंगे, एफर्ट लगाने होंगे। उसी तरीके से लिखा इसने कि दिस एसे डेल्व्स इनटू द मोज़ाइक ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स विद इन इंडिया, examining the genesis, execution, and the various facets that make them a remarkable study in the policy reformulation and public health strategy। यानी आज ये ऐसे बात करने वाला है कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसका सोल्यूशन होगा, क्या क्या रिफॉर्म मेजर्स लिए गए हैं और लिए जा सकते हैं, और इस एसे के फिर कंक्लूजन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये हमारे एसे का एक छोटा सा इंट्रो, कुछ इससे मिलता जुलता आप जो है वो लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। अभी फिलहाल हमारे यहां हेल्थ केयर के क्षेत्र में, हमारे हेल्थ इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किए गए हैं ताकि आम लोगों तक भी हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो आम लोगों तक, गरीबों तक, वंचितों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो आप इस एसे में इंट्रो लिखने के बाद आप इस एसे के टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप जिक्र करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का। इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे आप? द रूट्स ऑफ टुडेज हेल्थ केयर सिस्टम गो बैक टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, एमिंग टू ऑफर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशन। आज अगर आप देखेंगे तो हर एक जिले में इवन सब डिविजनल बेसिस पे आपको छोटे छोटे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स जो है वो आपको सरकार की तरफ से खोले हुए मिल जाएंगे। ये अलग बात है कि वहां पे वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, वो सुविधाएं आज भी आपको नदारद दिखती है वहां से। ये एक प्रॉब्लम है, परंतु इसके प्रयास जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस किए गए और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो ओपन किए गए ताकि जो भी ऐसे लोग जो कि रिमोट एरिया में रह रहे हैं उन तक भी हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो पहुंच सके। दूसरा है द भोर कमिटी। इस कमिटी का गठन हुआ था फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम वाज लेड बाय द भोर कमिटी इन 1946 रेकमेंडिंग अ नेशनल हेल्थ सर्विस। अब ये कमिटी क्या देख रही थी? ये देख रही थी कि कैसे आप जो है वो पूरे भारतवर्ष में हेल्थ केयर सर्विसेज को जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, इसका विस्तार कर सके। क्या रिक्वायरमेंट है हमारी पूरी डेमोग्राफी और पॉपुलेशन को समझते हुए, हमारी सोसाइटी को समझते हुए किस तरीके से हेल्थ केयर बेनिफिट्स का विस्तार किया जा सकता है। तो इसके लिए भोर कमिटी की जो है वो क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसने जो है वो अलग अलग डेमोग्राफिक डिविडेंड पे जो है वो रिसर्च किया, केस स्टडी की और उसके हिसाब से सरकार को क्या किया, सजेस्ट किया, जो कि एक काफी बेहतर प्रयास रहा। फिर हेल्थ केयर एक्सपेंशन फ्रॉम द 1950s ऑनवर्ड्स देयर वाज सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विद द establishment of various tertiary care institutions and specialized research centers। देखिए ये सब कहने की बातें हैं। आमतौर पे आप जितने भी ये सब रिसर्च सेंटर्स और हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हैं, यहां पे बेसिक फैसिलिटीज जो होती है वो अनअवेलेबल होती है। परंतु जब आप हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तो इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र मैंने किया और 3 पॉइंट्स दिए। आप इसके बारे में ज्यादा स्टडी करके और ज्यादा रिसर्च करके आप इसको एक एक्सपेंशन वाला लुक जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, यानी नीड फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। हालांकि मैं फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूं, यानी कि क्या जरूरत है हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की, इसी के ऊपर बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप एक एसे लिखेंगे तो आपके पास फैक्ट्स जो है वो रेडी होने चाहिए और उन फैक्ट्स के ऊपर आपका एक्सपेंशन जो है वो भी रेडी होना चाहिए कि आप किस तरीके से जो है वो उसे कंसाइज वे में जो है वो लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला एक आप बता सकते हैं, नीड ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए इंडिया में अगर आप पॉपुलेशन देखें तो काफी एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, इतनी जनसंख्या है कि आप यूं समझे। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि ये जो जनसंख्या, ये सबसे बड़ा कारण है इंडिया में इस तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड हेल्थ केयर सिस्टम का।
अब इतनी बड़ी जनसंख्या का ख्याल रखना है तो आपको जरूरत है कि सब तक स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं पहुंचे और बराबर रूप से पहुंचे, इक्विटेबल फॉर्म में पहुंचे। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है वो अपनी योजनाओं में, अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोग्राम्स में रिफॉर्म्स लाएं और इस सेक्टर में भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो पहला जो नीड है वो यही है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये वो कारण है जिसके चलते जरूरत पड़ रही है हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म लाने की। तो पहला रीजन आप ये देंगे। दूसरा, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कहने का मतलब क्या है, आप सोचो जरा। आज अगर आप अर्बन एरिया में जाएंगे, वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हमारा देखिए कितना बेहतर है। या तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से, या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, और या तो पब्लिक हॉस्पिटल्स भी वहां के ज्यादा बेहतर है उन एरियाज से जो कि रीजनल एरियाज है, जो कि रूरल एरियाज है, जो कि रिमोट एरियाज है, वहां से तो काफी ज्यादा बेहतर है। तो ये जो इनइक्वालिटी आ गई है ना, असमानता आ गई है, इस असमानता को पाटने की जरूरत है। अब इससे संबंधित अगर किसी पॉलिसी का ख्याल आए, किसी प्रोग्राम का ख्याल आए, तो वो आप लिख देंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे क्या क्या से ऐसे कौन कौन से, जैसे आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छी स्कीम आई। उसी तरीके से जो हमारा थर्ड है वो है एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन। देखिए, चूंकि जनसंख्या हमारी विस्फोटक हो चली है, तो ये इस बात का खतरा बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है कि कोविड-19 में हम लोग जो है वो भाग्यवान रहे, नहीं तो अगर कोविड-19 वैसा असर दिखाता जैसा यूरोपियन कंट्री में दिखाया, तो शायद आप ये समझिए कि जो आप देख रहे थे ना, लाशों का ऐसा जखीरा, ये लाशों की आग जो है ना, वो शायद आज तक ठंडी नहीं होती। इस तरह के हालात देखने को मिल सकते थे। आप समझिए, इतनी सघन आबादी है और इतनी क्लोज बसी हुई है कि एक छोटी सी बीमारी जब फैलेगी ना, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इसी को कहा एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन, यानी महामारी की तरह जो है वो फैल जाना। और शायद इस वजह से हमें चेतने की जरूरत है। हमें अपने हेल्थ केयर सेंटर्स को, हेल्थ केयर सेक्टर को रिफॉर्म करने की क्या है, जरूरत है। वहां रिफॉर्म लाए जाने की जरूरत है, ठीक है। और चौथा जो रीजन है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। हमें यह भी सोचना होगा। आज अगर आप देखेंगे तो चाइना ने एक नया इन्वेंशन किया। उसने एआई का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग में जो है वो मैनिपुलेशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हेरिडिटरी फॉर्म में जो बीमारियां चला करती थी, ठीक है, जैसे किसी का ग्लैंड जो है वो बड़ा है, किसी का जो है वो कोई इश्यू है, कोई आप देखते होंगे पूरा खानदानी में सबको जो है वो बारी बारी से कैंसर हो गया। तो इस तरह की बीमारियां चलते, सबको जो है वो लकवा मारता है। पिताजी को भी मारा था, दादाजी को भी मारा था, बेटे को भी मारा। तो इस तरह के हालात चलते हैं। अब उसने क्या किया कि ये जो हेरिडिटरी जो डिजीज होती है, ये जिस जीन के जिस भाग के कारण से होती है, चाइना ने एक ऐसा समझ लो इंस्ट्रूमेंट खोज लिया है जिसके चलते वो भाग को वहां से क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान ले, मैं आपको एक थोड़ा स्केचिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं तो आप बेटर अंडरस्टूड कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जैसे ये मान ले कि हमारा जो है वो क्या है, जीनोम पूरा जो है वो इसका जीन का सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल पार्ट है जिसके चलते हेरिडिटरी डिजीज जो है वो होती है, ठीक है, बीमारी होती है। अब चाइना ने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और रिसर्च का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज खोजी है कि वो इस भाग को ही क्या करेगा, डिलीट करेगा, और फिर इन दोनों भाग को बढ़ा के क्या करेगा, मिला देगा, ठीक है। अब इससे ये जो आनुवांशिक बीमारी जो होती थी, ये अब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के इनोवेशन और इस तरह के रिसर्च जो है वो किए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो देश अपने सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए, इंप्रूवमेंट्स के लिए पैसे लगा रहा है, उसके ऊपर अपने जीडीपी का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो खर्च कर रहा है, और शायद हमें भी जरूरत है ऐसा करने की। तो ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, कारण है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो की हेल्थ केयर जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसमें आप नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात करेंगे, आप आयुष्मान भारत के बारे में बात करेंगे, मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में बात करेंगे आप, क्योंकि सोल्यूशन भी तो देना है कि हमारी सरकार के द्वारा जो है वो कौन कौन से ऐसे मिशन, पॉलिसी, प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए हैं जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म लाने का काम करेंगे या उसमें सुधार करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसकी चर्चा आपको कर लेनी है। फिर आप बात करेंगे कि इंपैक्ट ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, किस किस तरह का इंपैक्ट पड़ सकता है अगर रिफॉर्म हुआ तो।
तो पहला होगा इंक्रीज्ड कवरेज, रिफॉर्म होगा तो दायरा बढ़ेगा हेल्थ केयर बेनिफिट का, वो वहां तक पहुंचेगा जहां तक शायद लोग आज देखिए छोटे छोटे गांव में अगर कोई बीमारी हो गई तो इलाज कराना संभव नहीं है, शहर तक जाते जाते मौतें हो जाती हैं। तो ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। दूसरा, इंप्रूव्ड फैसिलिटीज। इंप्रूव्ड फैसिलिटीज कहने का मतलब कि भाई आप देखेंगे तो गांव गांव में सुविधा ये हो गई है कि अगर कोई इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है, किसी के शरीर में किसी की बॉडी में अगर आग लग जाए, वो बेचारा क्या करे, वो शहर जाएगा, किसी को सांप काट लिया तो आईसीयू की भी व्यवस्था हो। तो इस तरह के इमरजेंसी केयर यूनिट की भी जो व्यवस्था होनी चाहिए, यानी फैसिलिटीज को इंप्रूव किए जाने की जरूरत है। और प्राइस रेगुलेशन, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो इसी बीमारी से जो है वो ग्रसित है। प्राइस इरेगुलर हो चुका है और उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जिसका जो मन। आज अगर आपका, अगर भगवान न करे आपका किसी का भी, अगर कोई भी आदमी जो है वो किसी कारण से एक्सीडेंट करता है, बीमार होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, हॉस्पिटल में जाओगे सबसे पहले कहेगा भाई 15,000 रुपए जमा करो। गरीब आदमी की सबसे पहली मौत वहीं होती है, वो 15,000 रुपए के लिए। उसके बाद वो फिर कई बार मरता है, कई बार उसकी डेथ होती है। तो ये प्राइस रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। यह भी सुनने को आता है कि हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स जो है वो डेड बॉडीज तक को रख के और इतने दिन का पेमेंट बना देते हैं कि उसका इलाज ही चल रहा है। न जाने ऐसी कितनी मूवीज आ चुकी है और आपने भी देखी होगी हॉस्पिटल्स के नखरे, उनकी कालाबाजारी और उनके द्वारा इरेगुलर तरीके से प्राइस का मोबिलाइजेशन। तो यह भी एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर जो है वो रोक लगेगी। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है इसमें? एक तो प्रॉपर फंडिंग नहीं है। मैंने जो अभी कहा कि जीडीपी का एक सर्टेन परसेंट जैसे डिफेंस पे खर्च हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर पे भी खर्च करने की जरूरत है। क्वालिटी ऑफ केयर, भाई इमरजेंसी यूनिट लगाइए, आईसीयू वगैरह लगाइए। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स, उसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है, बीच बीच में बिचवान बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, वो सुविधाएं जो है वो पहुंचने नहीं देते, सिरिंज बेच देते हैं, दवाइयां बेच देते हैं, ऐसे भी चोर बैठे हैं। और चौथा है पब्लिक अवेयरनेस, आम लोगों तक जागरूकता फैलाए जाने की भी जरूरत है। आज भी हमारे देश का एक भाग ऐसा जिंदा है जहां पे आज भी सांप काटने पे तांत्रिक को दिखाया जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में जब अवेयरनेस ही कमजोर होगी, जब जागरूकता ही कमजोर होगी, तो मौतें क्यों ना ज्यादा होंगी। लोग हॉस्पिटल्स वाले डॉक्टर्स को ही मार के भगा दे रहे हैं कि तुम लोगों के कारण से जो है वो हमारा पूरा का पूरा जो है वो गांव प्रताड़ित है, तांत्रिक ही ठीक था। तो इस तरह के काम होते हैं, तो इससे भी थोड़ा बचने की जरूरत है और ये भी जो है वो चैलेंजेस में शुमार होता है। ठीक है, फिर आप इसका क्या लिखने वाले हैं? कंक्लूजन लिखने वाले हैं। कंक्लूजन में क्या करेंगे आप? कंक्लूजन में इंडियाज हेल्थ केयर रिफॉर्म्स पेंट अ कैनवस ऑफ रेजिलियंस एंड एस्पिरेशन अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ सब्सटैंशियल चैलेंजेस। इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इंडिया किस तरीके से अपने हेल्थ केयर सेक्टर को बनाए रखता है और लगातार उसमें बेहतर करता है, यह अपने आप में एक मिसाल है। तो आप तो एक ऐसी लाइन लिखेंगे, पॉजिटिव लाइन लिखेंगे कंक्लूजन में, फिर आप यह भी जिक्र करेंगे कि किस किस तरह के चैलेंजेस हैं, उसको आप समराइज करके एक स्टेटमेंट में फिनिश करेंगे और फिर आप बताएंगे कि आप होप करते हैं कि अच्छी अच्छी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है वो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म लेके आएगी और तब जाके हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो ऐसा बन पाएगा कि सबके लिए स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं जो है वो बराबर और बेहतर तरीके से अवेलेबल हों। अब आप इसके ऊपर एक एसे लिखिए और आइए प्रयास आईएएस में, यहां पे मैं आपके एसे का इवैल्यूएशन करूंगा और बताऊंगा कि क्या चीजें आपको करेक्ट करनी चाहिए और कितने तरीके से बेहतर लिखा जा सकता है। क्या चीजें अगर आप जोड़ें, ऐड करें तो आपका एसे बहुत शानदार हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आगे मिलते हैं हम लोग फिर से अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।